हेलो फ्रेंड्स, वेलकम विथ टेक सुपरविजन। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, क्योंकि ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट का फेवरेट टॉपिक है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितनी मजे से मैं इसको पढ़ती हूँ, जितना इंटरेस्ट मुझे इसमें आता है, वो सारी फीलिंग मैं आपके अंदर क्रिएट कर पाऊँ। मतलब वो आपके माइंड में सारा कुछ समझ में आ जाए, जितने पॉइंट्स हो यहाँ से, जितने क्वेश्चन हो, वो आपके माइंड में बैक टू बैक से समझते चला जाए। जैसे आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो, आपका क्या मेरा भी ना गलत हो फ्यूचर में। तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं पूरा अच्छे से आपको डिटेल बताऊं, जितना बताऊं। ठीक है, आई एम गिव माई बेस्ट बट यू गिव योर बेस्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मौलिक अधिकार क्या है। पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार क्या है। तो देखो, एक व्यक्ति को, एक पर्सन को, ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होता है, एक पर्सन के लिए होता है। किसी कंपनी, किसी संस्था, किसी सरकार के लिए नहीं बनाया जाता। मौलिक अधिकार एक व्यक्ति के लिए होता है, एक पर्सन के लिए होता है। कहने का मतलब ये कि मौलिक अधिकार एक व्यक्ति को प्राप्त होता है। एक समाज में, इस समाज के लोगों के बीच में, इस समाज के लोगों के साथ में रहने के लिए एक व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार एकदम जरूरी है। बिना मौलिक अधिकार के कोई इंसान रह ही नहीं सकता। मतलब उसकी जिंदगी नहीं रह सकती। जैसे इमेजिन, अगर किसी इंसान से उसकी आप मौलिक अधिकार को छीन लो, उसकी फंडामेंटल राइट्स को ले लो, देन उसकी लाइफ, जिंदगी नरक हो जाएगी। जैसे जेल में होती है। जेल में क्या होता है, जब जेल में कोई जाता है तो उसके 80% के फंडामेंटल राइट्स को छीन ले जाता है। ना वो स्वतंत्र रूप से बोल सकता है, ना तो स्वतंत्र रूप से अपना कोई काम कर सकता है, ना तो कहीं जा सकता है, ना मूवी देख सकता है, ना हॉल देख सकता है। मतलब कुल मिला के उसकी जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसको क्या ले जाता है, छीन ले जाता है। तो उसकी जिंदगी जेल में कैसे रहते हैं, कहते नहीं आप जेल में जाने के बाद इंसान की जिंदगी नरक हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक इंसान को इस समाज में रहने के लिए, समाज के लोगों के साथ रहने के लिए मौलिक अधिकार बहुत जरूरी है, एकदम जरूरी है। इसीलिए संविधान में ये रखा गया है। ओके, अब हम इसके बारे में आगे, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये आता है कि मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार नाम ही क्यों दिया गया, इसको कानूनी अधिकार क्यों नहीं कहते। तो देखो, मैं आपको एक डिफरेंस बता रही हूँ। देखो, कानूनी अधिकार क्या होता है। कानूनी अधिकार वो होते हैं जो हमसे कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता, कोई हमारा पड़ोसी नहीं छीन सकता, लेकिन सरकार छीन सकती है, कानून छीन सकती है, उसको कानूनी अधिकार कहते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार क्या, मौलिक अधिकार को ना तो हमसे कोई व्यक्ति छीन सकता है, ना तो हमसे कोई हमारा पड़ोसी छीन सकता है, और ना ही हमसे कोई सरकार, गवर्नमेंट ना तो छीन सकती है। ठीक है, तो कुल मिला के मौलिक अधिकार इसे कहते हैं कि एक व्यक्ति को अपने लाइफ में स्वतंत्र रूप से रहने के लिए, अपने इच्छा अनुसार काम करने के लिए मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स एकदम जरूरी है। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ें। तो इसके बारे में पढ़ते तो मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया संविधान के। किसमें, भाग 3 में रखा गया। ये लिखा मैंने भाग 3 में आर्टिकल। अब भाग 3 में रखा गया तो कहीं ना कहीं आर्टिकल में तो रखा गया होगा कि भाग 3 में रख देगा, बस आर्टिकल भी तो 12 से 35 तक आर्टिकल, कितना 12 से 35 तक आर्टिकल में, भाग 3 में संविधान में इसको जगह दी गई है, 12 से 35 के आर्टिकल तक। अब एक शब्द आपने सुना होगा, मैग्ना कार्टा। शब्द आपने सुना होगा, मैग्ना कार्टा। देखो, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार। अधिकार क्या होता है, अधिकार। अधिकार ये एक फ्रेंच लैंग्वेज है, इसको इंग्लैंड के लोग यूज करते थे, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, अधिकार। अब भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि देखो, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार एक व्यक्ति को उसके अधिकार देता है, उसको अच्छे से रहने के लिए, उसको अपनी जिंदगी में अपने इच्छा अनुसार काम करने के लिए उसको अधिकार देता है कि नहीं देता, अधिकार देता है ना। इसलिए संविधान में भाग 3 को व्यक्ति का या संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आप क्वेश्चन आएगा कि किस भाग, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, देन योर आंसर इज भाग 3, पार्ट 3। ओके, तो मैग्ना कार्टा मतलब समझ में आया। उसके बाद संविधान कहाँ से लिया गया है, तो आपको पता होगा संविधान यूएसए से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लिखित रूप से था संविधान, मौलिक अधिकार, वहीं से इसको लिया गया है और भारत के संविधान में रखा गया है। ठीक है, अब इसकी बात आती है कि सबसे पहले संविधान, मौलिक अधिकार की मांग कहाँ हुई, इसका अधिवेशन कहाँ हुआ, तो नेहरू रिपोर्ट 1928, नेहरू रिपोर्ट 1928 में इसका सबसे पहले अधिवेशन हुआ था। और इसकी जो मांग हुई थी मौलिक अधिकार की, जो सबसे पहले मांग की गई थी, वो कराची अधिवेशन में 1931, कराची अधिवेशन में 1931 में इसकी मांग की गई थी सबसे पहले मौलिक अधिकार की। ओके, अब यहाँ पे मैंने रूल्स लिखे हैं, अभी मैं इसका रूल्स समझा रही हूँ। देखो, मौलिक अधिकार एक जिंदगी, एक इंसान, एक पर्सन के लिए, उसकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, एकदम जरूरी है, ये मानते हैं जरूरी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो खुद के अधिकार होते हैं, कभी कभी देश के लिए क्या होता है, घातक साबित होते हैं। घातक साबित कैसे हो जाते हैं, देखो, अब जैसे कभी कभी इमरजेंसी पड़ गई, इमरजेंसी में क्या, इमरजेंसी मान लो कहीं से बाह्य आक्रमण हो गया, पाकिस्तान से युद्ध हो गया, चीन से आक्रमण हो गया, विदेशी किसी युद्ध हो गया, तो क्या हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमेशा परमानेंट वही रहेंगे, परमानेंट वही नहीं रहेंगे। सरकार के पास कुछ ऐसा अधिकार है कि जब हमारे इस देश में कोई इमरजेंसी हो जाए या कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो वो हमारे कुछ अधिकारों को छीन सकता है। उसी के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, हम उस कानून के बारे में पढ़ते हैं, नियम बनाए गए। देखो, तो पहला नियम मैंने क्या लिखा है, निलंबित। निलंबित
देखो, निलंबित का मतलब होता है जब इमरजेंसी हो, कोई जैसे बाहरी आक्रमण हो गया हो या किसी से युद्ध हो गया हो, तो कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए हमारे कुछ अधिकारों को निलंबित कर दिया जाए, मतलब उसको उसी पे वहीं पे रोक दिया जाए, लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। और ये अधिकार किसको दिया गया? राष्ट्रपति को। मतलब हमारे मौलिक अधिकार को इमरजेंसी, देश में इमरजेंसी पड़ने पे कुछ समय के लिए रोकने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। ओके, इतना समझ में आया। नेक्स्ट है प्रतिबंध। प्रतिबंध में अबोलिश, मतलब प्रतिबंध मतलब हमेशा के लिए बैन कर देना। क्या? हमेशा के लिए बैन कर देना। अब भाई वो ऐसे कोई अधिकार होते हैं जिसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति को एक जगह पे, एक व्यक्ति को मान लो एक जगह पे मैन को, फीमेल मेल को अच्छी राइट्स मिल रही है, उसको पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन वहीं पे फीमेल जो वुमेन्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, उनको थोड़ा सा कम राइट्स मिलता है, उनकी लाइफ जो कहीं ना कहीं एक जगह से एबॉलिश हो जाती है। तो उसी लिए जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपने 3 तलाक के बारे में सुना होगा, तो 3 तलाक में क्या होता है, वहां पे जो पर्सन है, मैन पर्सन है, उनकी जो स्वतंत्रता है वो बढ़ी थी, वो ऊपर थी, लेकिन वुमेन्स का जो लेवल था वो नीचे था, बेचारी उसमें दब रही थी। पता लगा आज हम तुमसे खुश हैं, आई लव यू, आई मैरी यू, और अदरवाइज 10 दिन के बाद, महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद अब हम तुमसे खुश नहीं है, तलाक, व्हाट इज दिस? नथिंग ना। तो इसीलिए कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो समाज में एक धब्बा जैसे होते हैं। समाज में धब्बा जैसे क्या होता है, किसी को अधिकार दे रहे हैं तो किसी का अधिकार छीन रहे हैं, किसी की जिंदगी को ऊपर बढ़ा रहे हैं तो किसी जिंदगी को नीचे कर ले जा रहे हैं। तो उनको इक्वल से बराबर लाने के लिए, समानता देने के लिए सरकार उन जो नियम होता है उसको हमेशा के लिए प्रतिबंध कर देता है। तो आपने अभी रिसेंट में क्या अभी जो न्यूज में चल रहा था ना, तलाक को बैन कर दिया गया है। तो ऐसे ही होता है, जब जो कोई कानून या कोई नियम होता है, जब वो किसी व्यक्ति को अधिकार ज्यादा दे रहा हो, किसी का अधिकार छीन रहा हो, तो उस अधिकार को खत्म कर दिया जाता है, मतलब बैन कर दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और इसका अधिकार किसको है? वो अधिकार है संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास। ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास। किसी के अधिकार को, मतलब कोई ऐसा नियम जो एक समाज में एक तरह से खराब माहौल बना रहा हो, खराब तरीके से माहौल बना रहा हो, किसी का अधिकार को घटा बढ़ा रहा हो, तो उसको बैन करने का, उसको एबॉलिश करने का, उसको प्रतिबंध करने का अधिकार किसको है? सांसद को। इतना समझना है, सांसद को अधिकार है। अब देखो मैं आपको बता दूं, सांसद को अधिकार होता है फंडामेंटल राइट्स को रोकने। अभी जैसे सांसद कल को गुस्सा हो जाए, और जैसे हम लोग कभी क्या होता है कि अभी इस प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में मतलब शिक्षक भर्ती का जो वो चल रहा है, धरना चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभी संसद जैसे गुस्सा हो जाए, कहा है कि मैं ये ऑर्डर करता हूं कि अब कोई भी किसी भी तरीके का विरोध नहीं कर सकता। अब बताओ, अब किसी का मान लो अच्छे वे में विरोध करना चाहता, तभी विरोध नहीं कर सकता, तो इंसान क्या करे? कहाँ जाए? राष्ट्रपति के पास हो सकती नहीं है, संसद मना ही कर दे तो कहाँ जाए? तो इस मैटर में जो फंडामेंटल राइट्स का, जो मौलिक अधिकार का जो रक्षक होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मतलब जब आपको लगे ऐसा कि संसद जो कर रही है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे मूल अधिकार को लेके गलत कर रही है, तब आप उस सिचुएशन को लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और उस पर अपना इन्फोर्स कर सकते हो, मतलब उसको फोर्स कर सकते हो कि देखो ऐसा हमारा अधिकार है, हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है, इसको आप बदलो, परिवर्तनीय। मतलब एक तरीके से मौलिक अधिकार हमारा क्या है? वाद विवाद योग्य। मतलब कोई हमसे पूछे आप क्यों कर रहे हो सर, तो हम बता सकते हैं नहीं हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं। तो एक तरीके से क्या है? वाद विवाद योग्य है। एक तरीके से इन्फोर्सेबल है। इन्फोर्सेबल मतलब कि उसको हम परिवर्तन करा सकते हैं, उस पर फोर्स कर सकते हैं कि आप इस रूल को परिवर्तन कीजिए, ये यहाँ पे ठीक नहीं है, ये हमारे ही नहीं हमारे साथ बहुत लोगों के अधिकार को हीन कर रहा है, मतलब छीन रहा है। ओके, तो मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है? संसद। ठीक है, मौलिक अधिकार जो नियम बनते हैं, मौलिक अधिकार के जो कुछ नियम उस पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद। रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। और निलंबित कौन कर सकता है थोड़े दिन के लिए मौलिक अधिकार को? तो राष्ट्रपति। इतना समझ में आया? पब्लिक, और मैंने गवर्नमेंट यहाँ पे इसलिए लिखा कि मौलिक अधिकार को न तो कोई पब्लिक ले सकती है, किसी पर्सन से, किसी व्यक्ति से उसकी मौलिक अधिकार को, उसकी स्वतंत्रता को न तो कोई पब्लिक छीन सकती है, न तो कोई गवर्नमेंट छीन सकती है। इमरजेंसी पे गवर्नमेंट ले सकती है, तब आप ही नहीं सकते। नहीं, संविधान में लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि हमारे अधिकार को कोई गवर्नमेंट नहीं ले सकता, तब आप ये नहीं कर सकते हो। आप कह सकते हो जब इमरजेंसी पड़ेगी तो भाई लेना, बैन तो करना पड़ेगा ना, कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए थोड़ी कि परमानेंट आप हमेशा के लिए आपके अधिकार को खत्म किया जा रहा है, कुछ दिनों के लिए। तो आप उसमें गवर्नमेंट से उलझ नहीं सकते, नहीं तो आपको जो आपके साथ होगा आप ही जाना। ठीक है, अब हम आगे देखें। आपको पढ़ने से पहले बता दें मौलिक अधिकार कितने 12 से 35 तक दिया गया है ना, 12 से 35। आज हम सिर्फ एक पार्ट पढ़ेंगे, जो पहला है समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी 14 से 18, उसको कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो पहले मैं आपको 12 और 13 के बारे में बता दूं, 12 और 13 आर्टिकल के बारे में। देखो आर्टिकल 12 में लिखा है एक तरीके से, यहाँ पे मौलिक अधिकार की क्या दिया गया है, परिभाषा बताइए। मौलिक अधिकार की क्या परिभाषा बताइए। अब परिभाषा कैसे बताइए? देखो मौलिक अधिकार हमारे लिए अच्छा है,
हमारा अधिकार है और बहुत अच्छा भी है, लेकिन उस अधिकार को अब एक तरीके से देखा जाए तो समाज में कानून को उसके एक पर्सन के अंदर डर बैठाने के लिए कि आप इस कानून को मानिए, ये सरकार का नियम है तो आप इसको मानिए। अब सरकार आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकती, लेकिन डर बनाने के लिए वो कोई ना कोई कानून पास करिए और उस कानून को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस आर्टिकल 12 में यह लिखा है कि स्टेट को, स्टेट मतलब राज्य को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि वो अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में ऐसा कानून बनाए जिससे ऐसा नियम लागू करे जिससे जो कानून है, हमारा रूल है, वो अच्छे से चलता रहे। मतलब समाज में किसी भी तरीके से गलत भावनाएं ना हो, किसी तरीके के मार दंगे ना हो, इसलिए तो कानून बनाए जाते हैं। नहीं तो पुलिस की क्या जरूरत भाई, क्या जरूरत पुलिस की कि पुलिस यहाँ टहले, वहां टहले, यहाँ खड़ा, वहां चौराहे पे खड़ा, वहां लाठी लिए खड़ा हुआ। इसका मतलब यही है कि एक तरीके से इंसान के अंदर डर बनाया जाए कि वो कहीं ना कहीं डरे कि हाँ हमें इस कानून को फॉलो करना है। ये एक कानून है तो उसको फॉलो करना, ये हमारा कोई राइट्स नहीं कि हम फंडामेंटल, आई हैव फंडामेंटल राइट्स देन आई एम फ्रीडम। हमको कहीं भी जाने, हम कुछ भी मतलब कुछ भी स्वतंत्रता, आपको गाड़ी चलाने की स्वतंत्रता, तो क्या गाड़ी सबको ठोकते हुए चलोगे? सबको ठोकते हुए तो चलोगे नहीं, एक रूल है, आप रूल के हिसाब से चलोगे। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में यही बताया गया कि आप अपने स्टेट, अपने गवर्नमेंट, अपने स्टेट में, अपने राज्य में, अपने क्षेत्र के हिसाब से आप कानून बना सकते हो लोगों के मन में डर बैठाने के लिए एक तरीके से, जिससे वो कानून को फॉलो करें अच्छे से। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 का मतलब होता है अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब होता है डेरोगेशन। डेरोगेशन देखो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इस आर्टिकल पे बहुत तगड़ी बहस हुई थी। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ो, थोड़ा नीचे जाके पढ़ो, नीचे जाके मतलब के तह में जाके पढ़ोगे तो आपको थोड़ा फीलिंग आएगी कि इस आर्टिकल पे काफी लंबी बहस चली थी। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो, लोगों के पास, जो इंडियंस है, जो लोग हैं इंडिया में, जो लोग रहते हैं, उनके पास स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है, कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं जाने की स्वतंत्रता है, कुछ करने की स्वतंत्रता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको बोलने की स्वतंत्रता कि आप किसी को गाली दे दोगे, गाली देने लगोगे किसी को बोले। आपको साइकिल चलाने की स्वतंत्रता, आपको गाड़ी चलाने की स्वतंत्रता, तो आके आप रोड पे सबको ठोंकते चलोगे, ऐसे गाड़ी लहराते चलोगे जैसे प्रेजेंट टाइम में बच्चे चलते हैं, आजकल के यूथ लोग चलते हैं, ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे तो कहीं कहीं तो खुद आप टेम हो जाओगे, नहीं तो आपको पुलिस मार देगी, डंडे बरसाती की नहीं देखते हो ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको स्वतंत्रता है, लेकिन आप अपने लिमिट में रह के अपनी फ्रीडम को फॉलो करो, अपने फ्रीडम में रहो। आप फ्रीडम को अपनी गलत तरीके से यूज मत करो। गलत तरीके से मतलब होता है असंगत, इनकॉन्स्टेंटली यूज मत करो कि उससे किसी को प्रॉब्लम होने लगे, किसी को समस्या होने लगे। अगर आपकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे व्यक्ति को समस्या होने लगी तो फिर ये आपका अधिकार नहीं है, तो ये आपका मौलिक अधिकार नहीं, फिर आपको इस पे पनिशमेंट मिलने लगेगी। तो आर्टिकल 13 में क्या बताया गया है कि आपका जो मौलिक अधिकार है उसको आप सही ढंग से यूज करें, गलत ढंग से यूज ना करें। आपको बोलने की स्वतंत्रता है तो आप सही से बोले, विरोध करना चाहते हैं सही से विरोध करें। इसका मतलब नहीं बोलने की स्वतंत्रता आप किसी को भी गाली देने लगोगे, सामने वाला भी भड़क जाएगा, मारेगा, 3-4 घंटा आप बस सही हो जाओगे। ठीक है, और इसमें एक दूसरा रूल है, मैंने जो दूसरा लिखा है प्री कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। इसका मतलब देखो मैं आपको बता दूं, अपना संविधान कब स्टार्ट हुआ था? 26 जनवरी 1950 आई थिंक, राइट, 26 जनवरी 1950 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया था। तो जब 26 जनवरी 1950 को जितने कानून बनाए गए, ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में जितने कानून है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन में नियम बनाए गए हैं और जो पोस्ट जो अभी है वो उसी तरीके, मतलब इसी बेस पे रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को डिस्टर्ब ना करे। मतलब जो पहले के कानून है, जैसे पहले के कानून, जैसे अभी मैं आपको जैसे 3 तलाक की उदाहरण ले लो, ये पहले का कानून था कि बहुत पहले से रीति रिवाज चली आ रहे हैं मुस्लिम लोगों में तलाक वाला, तो इसको प्रेजेंट टाइम में खत्म किया गया कि नहीं खत्म किया? मतलब ऐसा कानून हो जो किसी के मौलिक अधिकार को डिस्टर्ब ना करे तो वो संविधान में रखा जाएगा, अदरवाइज नहीं रखा जाएगा। अगर वो किसी पर्सन के मौलिक अधिकार को हनन कर रहा है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी स्वतंत्रता को छीन रहा है, क्योंकि भाई देखो आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में ये कहा गया है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीने की स्वतंत्रता है, वो अपने हिसाब से जी सकता है, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे जो चिल्ड्रन हो, कोई भी हो। तो आप किसी भी पर्सन की स्वतंत्रता को ले नहीं सकते। तो इसलिए इसमें यही बताया गया कि आप प्री कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई ऐसा नियम होगा जो किसी की स्वतंत्रता को छीन रहा होगा तो उसको वहीं पे खत्म कर दिया जाएगा। और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब आप जो पोस्ट प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है उसको ये सोच के कानून बनाना होगा कि इस कानून से आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति की मौलिक अधिकार में कोई डिस्टरबेंस ना हो, मतलब उसका मौलिक अधिकार किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हो कि उसको ऐसा फील आए कि ये कानून आने से हमारा जो मौलिक अधिकार, जो हमारा राइट्स है वो छीन लिया गया है। तो आपको ऐसे कानून बनाना है और जो पहले कानून है उसको ऐसे से व्यवस्थित करना है। ठीक है, ये समझ में आया? ये दूसरा नियम था। ठीक है,
अब हम आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 में है कानून की समान समानता, राइट इक्वलिटी बिफोर लॉ, ना इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की समान समानता। देखो ये एक कानून, ये देखो कानून की समान समानता, इसको मैं देखूं कानून इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ को सबसे पहले किसका सिद्धांत है, ये है एबी डेसी। एबी डेसी एक इंग्लैंड के क्या थे, संविधान शास्त्री थे, तो उन्होंने ये कानून बनाया था। ये इंग्लैंड का सिद्धांत है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसको एबी डेसी ने बनाया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एबी डेसी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको यूके मतलब इंग्लैंड में डायरेक्ट, लेकिन इसको इंडिया में कम फॉलो किया जाता है। कम फॉलो क्यों किया जाता है, देखो इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब क्या हुआ कि रूल जो है वो सबके लिए बराबर है। अब आप मुझे बताओ, एक बात बताओ कि कोई बच्चा 5 साल का है और कोई 20 साल का है, तो उसके लिए रूल बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। रूल कैसे बराबर हो सकता है? मान लो कोई 5 साल का बच्चा है, अगर वो जाके किसी को 2 चट्टे मार दे, 5 साल का, तो एक तरीके से इंसान ये भूल जाएगा अरे बच्चा बच्चा है। अगर कोई 20 साल का जाए किसी को मार दे, तो मार जाएगी, दंगा हो जाएगा, वहां पे कितना बड़ा दंगा हो जाएगा, यू कांट इमेजिन कितना बड़ा दंगा हो जाएगा। तो रूल है बराबर, रूल है नहीं है। अभी आप कहो कि ट्रेन में 20 साल के बच्चे के लिए फुल टिकट लगता है, 5 साल के बच्चे के लिए हाफ क्यों लगता है, जब केस कर दो नहीं इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ये माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। इसीलिए इसको इंडिया में सिर्फ 20% फॉलो किया जाता है। ये जो यूके का रूल है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इंग्लैंड से आया है, एबीडीसी सिद्धांत, एबीडीसी के सिद्धांत पे है ये, तो इसको इंडिया में 20% यूज किया जाता है, मतलब 20% फॉलो किया जाता है। और वहीं पे एक है कानून को समान संरक्षण, मतलब कानून को समान संरक्षण मतलब कानून को एक तरीके से समान संरक्षण रखा जाएगा। आपको ये क्वालिफिकेशन दिया जाएगा, देखा जाएगा कि कौन किस तरह है। अगर कोई बच्चा या कोई फीमेल, अभी मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखो क्या होता है कि बॉर्डर पे हमेशा बताओ कि मैन आर्मी क्यों रखे जाते हैं बॉर्डर पे, बड़े बड़े चीन घाटी होती है, चीन लोग भी जो बॉर्डर पर, कश्मीर बॉर्डर पे क्यों मैन रखे जाते हैं, क्यों फीमेल्स क्यों नहीं रख दिए जाते, वुमेन्स को क्यों नहीं उठा के नहीं रख दिया जाता? क्योंकि कुछ क्वालिफिकेशन होता है, कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है, कि कुछ ऐसा भाग होता है। जैसे अब वुमेन्स होते हैं, वो एक बायोलॉजिकल इफेक्ट है, ये आप ऐसा मानिए बायोलॉजिकल इफेक्ट है कि वुमेन्स थोड़ा कमजोर होती है मेंस के कंपेरिजन में, तो इनको क्यों रखा जाता? अभी आप इसको कि नहीं इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून सबके लिए समान है, तो वुमेन्स को भी बॉर्डर पे रखा जाए, जैसे मैन को रखा जाता है वैसे वुमेन्स को रखा जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। इसीलिए कहा गया कानून का समान संरक्षण होगा, लेकिन जात देख के, मतलब जात क्या देख के, उनका हिसाब क्वालिफिकेशन देख के कौन किस भाग में आता है, कौन किसके लिए एलिजिबल है, कौन किसके लिए बना है, कौन किसके लिए सही है, कौन सा रूल किसके लिए सही परफेक्ट बैठा है, मतलब समय समय के साथ देखा जाएगा। अब बताओ लड़कियों को आरक्षण मिलता है ना, कोई फॉर्म वगैरह आता है, लड़कियों को आरक्षण मिलता है, लड़कों को नहीं मिलता है, तो ये सरकार का मैनेजमेंट है, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन के आधार पे होता है, ओके। तो ये आपने समझा कानून के समान संरक्षण, आर्टिकल 14 कानून के समान इक्वलिटी बिफोर लॉ ये भी है, और कानून का समान संरक्षण ये भी है, और ये यूएसए से लिया गया है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ये हमारे देश में 80% फॉलो होता है, और ये जो यूके से लिया गया है ये 20% फॉलो होता है, कहीं कहीं ये भी फॉलो होता है, कहीं कहीं ये भी फॉलो होता है। हमारा संविधान बहुत ही तगड़े से बनाया गया, तगड़े से क्या, बहुत ही एक तरीके से बहुत सारी डिबेट हुई है, तब जाके हमारा संविधान बना। संविधान के मामले में एक शायर ने क्या कहा, आपने बताऊं, मैं आपको लाइन बताऊं कि कभी तकलीफ में होना तो हमें पढ़ना, मैं आपके हर आवाज का मुकम्मल जवाब हूं, नहीं मैं तो भूल गई, कभी फुर्सत में होना तो मुझे पढ़ना, मैं आपके हर आवाज का मुकम्मल जवाब हूं, और फुर्सत में मैं भारत का संविधान हूं, ऐसा कुछ मैं भूल गई, मुझे ज्यादा अच्छे से याद नहीं है, मुझे याद था लेकिन भूल गई। अब आर्टिकल 15 के बारे में पढ़ते हैं, तो देखो आर्टिकल 15 मतलब क्या था, भेदभाव। भेदभाव आप लोग सही समझते हो कि भेदभाव आर्टिकल 15 में होता कि हम किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। जात के आधार पर मतलब हम जात के आधार पर, जैसे अब ये सिर्फ लिखा है संविधान में, बाकी कुछ फॉलो नहीं होता, ये सब सिर्फ सिटी के लिए, शहरों में ऐसा कुछ, ये शहरों में मतलब सब मैनेजमेंट सही है, लेकिन आप विलेजेस में आओगे, देहात में आओगे, गांव में आओगे, तो आपको ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं। गांव में हमेशा से ऐसा होता था और हमेशा होता आ रहा है, क्योंकि गांव में जो शिक्षा है वो बहुत पिछड़ा है, बहुत पिछड़ा है। देखो जात के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। जात के आधार पर भेदभाव कि अरे हम ब्राह्मण है, तुम पासी हो, सूद हो, तो तुम नीचे बैठो, हम कुर्सी पर बैठेंगे, ये जात के आधार भेदभाव होता है। गांव में होता है ना कि जो हमारे नीचे कास्ट के लोग आते हैं उनको हम लोग नीचे बैठाते हैं, जो हम लोग ब्राह्मण होते हैं उनको हम ऊपर बैठते हैं, जो नीचे होते हैं उनको पत्तल में खाना देंगे, लेकिन अपने थाली में नहीं देंगे, अपनी थाली में नहीं देंगे, पत्तल पे दे देंगे, कागज पे देंगे, पन्नी दे, लेकिन अपने थाली में नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ये भेदभाव है, ये जात के आधार पर, क्योंकि वो निचली कास्ट क्या है और हम
उच्च कास्ट के हैं, ब्राह्मण हैं, ठीक है। लिंग के आधार पर जैसे होता है भेदभाव होता है, लड़का लड़की में भेदभाव होता है, लड़कों को ज्यादा पढ़ाया जाता है। गांव में बता रही हूँ मैं, लड़कों को ज्यादा एक तरीके से फ्रीडम मिलता है, लड़कियों को कम फ्रीडम मिलता है। लड़का लड़की हुए, ट्रांसजेंडर व ट्रांसजेंडर को लोग कैसे देखते हैं, इनको कैसे बारे में बात करते दिख जाए, बस तरह तरह की बातें करने लगते। तो एक हिसाब से संविधान में लिखा कि आप किसी भी लड़की के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, किसी लड़के के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, किसी ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते, लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते। धार्मिक आधार पर भी मैंने जैसे बताया कि कोई होता है ना कि ब्राह्मण और मुस्लिम है, तो धर्म के आधार पर कि ब्राह्मण लोग हैं तो वही मंदिर में पूजा करेंगे, जो मुस्लिम के मंदिर में ब्राह्मण लोग नहीं जाएंगे, ब्राह्मण के मंदिर में मुस्लिम लोग नहीं आएंगे, या जो ब्राह्मण की मंदिर है उसमें जो नीचे कास्ट लोग रहेंगे वो अंदर नहीं जा पाएंगे, वो बाहर से दर्शन करेंगे। ऐसा कुछ होता है, धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, ठीक है। वंश के आधार पर क्या होता है, वंश के आधार पर जैसे मान लो कि आपको मैं एग्जांपल दूं कि आपके मतलब दादा के दादा ऊपर वाले मतलब दादा कितना भी दादा खींच लो, दादा में मान लो कोई ऐसा हो जो चोरी करके पूरा गांव को खराब कर दिया हो, या बम विस्फोट में पूरा गांव को खराब कर दिया हो, तो आप जो उसका आगे वाली जनरेशन होगी, पीढ़ी होगी, तो आप उसको कहोगे दूर 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 से बात कर, तेरे दादा ने पूरा गांव उड़ा दिया था बम से, क्या पता तू भी मुझे उड़ा दे, दूर से बात कर, ऐसा कहोगे। तो उसको आप वंश के हिसाब से, खानदान के हिसाब से भेदभाव नहीं कर सकते। ये संविधान में लिखा है कि आप खानदान के हिसाब से भेदभाव नहीं कर सकते कि नहीं आपने ऐसा किया था, आपके दादा पर दादा, आपकी खानदान, आपकी वंश ने ऐसा किया था, तो आप भी ऐसे होंगे, तो आपके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। जन्मस्थान की बात करें, जन्मस्थान के भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव कैसे होता है कि मान लो हम यूपी के हैं, कोई लखनऊ का है, तो लखनऊ में ऐसे मैं बता रही हूँ, हम बच्चे थे तो गए थे, तो ऐसा एक हमारा एक्सपीरियंस है कि लखनऊ वाले बच्चे जो, तो बच्चों की बात बता रहे हैं कि लखनऊ वाले बच्चे अरे ये तो गांव से आई है, ये तो कुछ जानती नहीं है, और हम लोग शहर में हम ऐसा पढ़ते हैं, ऐसे बोलने लगते नहीं, कि भेदभाव होने लगता है। एक बच्चे के बड़े लोग भी ऐसा भेदभाव करते हैं, हम बड़े लोग के साथ रहे नहीं, जिसके साथ रहे उसका एग्जाम्पल देंगे ना। तो एक हिसाब से जन्म स्थान के आधार पर कि आपका स्थान जन्म लखनऊ में हुआ है तो आप बड़े हो, अच्छे हो, आप दिल्ली मुंबई में रहते हो तो आप बहुत स्मार्ट हो, हम ब्लेजस में है, हम यूपी में है, हम बिहार में है तो हम बहुत गंवार टाइप के, ब्लेजस टाइप के, तो ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते। ओके, इतना कुछ समझ में आया, तो मैं अभी इसके बाद थोड़ा और पढ़ते। ओके, रुको, इसको मैं इरेज कर देती हूँ एक के लिए, एक सेकेंड। तो हम 16 की बात करते हैं, 16 आर्टिकल 16 की। तो देखो आर्टिकल 16 का मतलब होता है लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब होता है कि आपको किसी भी जैसे स्टेट में, आपके स्टेट में कोई भी तरह की नौकरी आती, सरकारी नौकरी आती, उसमें आपको समानता मिलेगी। समानता मतलब समान अधिकार मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ एक तरीके से अपवाद है, वो अपवाद डिस्कस करते। देखो जात के आधार पर, लिंग के आधार पर और स्थान के आधार पर आरक्षण भी मिलता होगा। आरक्षण नाम का शब्द आपने सुना होगा, आरक्षण सुना है कि नहीं? तो आरक्षण भी मिलता हो, लेकिन कभी आपने सुना कि धर्म के आधार पर आरक्षण मिलता है? आरक्षण धर्म के आधार पर मिलता है, कभी सुना है आपने? तो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलता है, जाति, लिंग और स्थान के आधार पर आरक्षण मिलता है। अच्छा देखो, आरक्षण का एक तरीके से जिसको आरक्षण मिलता है वो तो खुश रहता है, हाँ ठीक है मुझे आरक्षण मिल रहा है, ये कभी खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन जिसको आरक्षण नहीं मिलता, मान लो कभी कभी बाई चांस 1-2 नंबर से उसका रुक जाता है, तो इतना गुस्सा हो जाता है कि पता नहीं क्या आरक्षण लगा के रखे, इसको खत्म नहीं कर देते, पता नहीं क्या एक तरफ आरक्षण भी देते। देखो आरक्षण का मतलब ये नहीं होता कि एक तरीके से किसी के हित में काम करना। आरक्षण मतलब होता है कि देखो जैसे कोई होता है वो आगे हमेशा रहता ही है, उसकी जो आप बैकग्राउंड देख लो, उसके पेरेंट्स देख लो या कोई भी देख लो, खानदान देख लो, कुछ भी देख लो, वो हमेशा से आगे रहता है, तो आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन जो लोग अपने बैकग्राउंड से पीछे हैं, जिनके सुविधा कम है, वो लोग पीछे रहते, तो उन्हीं को आरक्षण दिया जाता है कि आप आगे बढ़ रहे हो तो आप बढ़ते रहो, आगे आपसे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो पीछे हैं उनको भी उठा के आपके बराबर लाना चाहिए ना, तभी तो समाज, ये सरकार चलेगी, ये देश चलेगा। कि आप आगे निकलो, सैन से ऊपर हो जाओ, धीरो अंबानी जैसे बन जाओ, नीचे वाले नीचे रह जाओ, आप खा रहे हो बढ़िया अच्छा पनीर और शाही पनीर कुछ भी खा रहे हो और यहाँ सूखी रोटी भी नहीं मिल रही, तो उनको तो थोड़ा सा इक्वलाइजेशन, थोड़ा बराबर लाना पड़ेगा ना। आरक्षण का मतलब यही होता है, और आरक्षण एक हिसाब से कहीं ना कहीं सही है। अगर सही ना होता तो सुप्रीम कोर्ट बंद न कर देती, आप लोग से इंटेलिजेंट वहां लोग बैठते हैं, ठीक है। तो आरक्षण जात के आधार पर कैसे मिलता है? देखो जो लोग निम्न जात के होते हैं, नीचे कास्ट के लोग होते हैं, जैसे मान लो जो जनरल से नीचे आते हैं, जिनके जात में इतना सपोर्ट नहीं रहता, इतना आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं रहती, उनको आरक्षण मिलता है। जैसे कौन सी जाति कास्ट होती है, रावत होती है और ऐसे वगैरह होती है ना, जनरल कास्ट से नीचे होती है, उनको आरक्षण मिलता है। लिंग के आधार पर लड़कियों की भी आरक्षण मिलता है, क्योंकि आपको पता होगा इंडिया में लड़कियों की कंडीशन
कहने को बहुत ठीक है, लड़कियां भारत की शान है, आन है, बान है, कुछ भी है, लेकिन रियलिटी में आप ओरिजिनलिटी में जाकर देखोगे तो हम सिटी की बात नहीं करें, गांव देहात की बात करें तो ऐसा रियलिटी में कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। जितनी एक हिसाब से खराब लाइफ जिंदगी लड़कियों की होती गांव में, उतनी किसी की नहीं होती। तो एक हिसाब से उनको आरक्षण देना सही है कि हाँ कहीं कहीं पे मान लो लड़कियों को आरक्षण मिल जाता है कि उनकी फीस जो फॉर्म होगी वो फीस फॉर्म नहीं पड़ेगी, उनको फ्री में फॉर्म मिल जाएगा, या कुछ 1-2 नंबर से उनका डिस्क्रिप्शन कम होगा वो सही हो जाएगा, मैंने जगह नौकरी नहीं मिल रही तो मिल जाएगा। तो जात की लिंग के आधार पर दिया, ट्रांसजेंडर को दिया जाता है, ट्रांसजेंडर लोग को मतलब लोग कितनी नीचे मतलब नजर से देखते, कितनी खराब नजर से देखते, जो होगा जो जिसके मन में जो होगा वो बोल देगा, कोई उसके बारे में नहीं सोचेगा, वो भी तो ह्यूमन पर्सन है, उसको तो भगवान ने बनाया, उसके बारे में फीलिंग होगी, कुछ अंदर फीलिंग होगी, तो नहीं उसके बारे में नहीं क्यों सोचता, बस बोलते बोलते इंसान का काम है बोलना, इतना बोलेगा दिमाग खराब कर देता। तो एक हिसाब से ट्रांसजेंडर को भी आरक्षण मिला तो ठीक है कि नहीं ठीक है, आप अपने हिसाब से सोचिए, ठीक है ना, सही है। जन्म स्थान के हिसाब से आरक्षण कैसे मिलता है, देखो कोई जन्म स्थान होता है, कोई स्थान होता है, मान लो कोई राज्य होता है कि इतना पिछड़ा होता है कि ना वहां पे बारिश होती, ना वहां पे ठीक से मानसून, ना वहां पे कोई मतलब उपज होती है, कहीं से मतलब उनकी व्यवस्था अच्छी नहीं होती, तो एक हिसाब से उनको भी आरक्षण दिया जाता है स्थान के हिसाब से कि अच्छा ठीक है, आर्मी में अगर इधर के लोग आए, अगर उनकी हाइट थोड़ी कम भी है, 2-3 फीट कम है, तो उनको ठीक है ले लिया जाएगा, मतलब उनका हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो जन्म स्थान के आधार पर भी आरक्षण दिया जाता है जहाँ के स्थान ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होता, जहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब धार्मिक, अच्छा आपने कभी धर्म के आधार पर सुना कि कोई हिंदू होगा तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, या कोई मुस्लिम होगा तो नहीं मिलेगा। अब जैसे हिंदू में भी जैसे ब्राह्मण लोग होते हैं वो जनरल कास्ट में आते हैं, जैसे मुस्लिम में भी ऐसे कास्ट होते हैं जो जनरल में आते हैं, उनको भी आरक्षण नहीं मिलता, सबको धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलता, ठीक है, जाति और लिंग और स्थान के आधार पर मिलता, लेकिन धर्म के आधार पर नहीं मिलता। आर्टिकल 17 की बात करें तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता, छुआछूत, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत। देखो पहले के इसमें एग्जाम्पल अच्छे थे, एग्जाम्पल छुआछूत मतलब क्या होता कि जैसे आपने अभी मैंने बताया था, आगे पढ़ा था कि स्थान जात के आधार पर छुआछूत होता है, जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो ना तो किसी थाली में अपनी थाली में खाएंगे, और मतलब नीचे कास्ट लोगों को अपनी थाली में अपने पास नहीं बैठने देंगे, या अपने स्थान पर नहीं बैठने देंगे, अपना कपड़ा नहीं छूने देंगे, या उनका कपड़ा नहीं छुएंगे, दूर से बात करेंगे, एक तरीके से छुआछूत है कि थोड़ी दूरी बना के रखो हमसे, हम तुमसे ऊंचे लेवल में है तो हमसे नीचे लेवल में हो, छुआछूत एक हिसाब से ऐसा होता है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में कोरोना चला, तो कोरोना में क्या कि सब कुछ, चाहे कोई नॉर्मल हो, चाहे कोई लीजेंड हो, कोई जिसका लेवल बड़ा हो, जिसका लेवल छोटा हो, चाहे जो हो, सबसे दूरी बनाई जाती है, नहीं दूर दूर दूर, किसी को पता चल जाए कि कोरोना पॉजिटिव है तो बहुत ही दूर, ये दूर दूर दूर, बस दूर से हेलो बाय 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 बाय, दूर से, ठीक है। तो एक साथ लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है अगर ऐसी कोई बीमारी हो जिससे फैलने, जैसे चेचक हो या जुकाम हो या प्रेजेंट टाइम में कोरोना हो, तो इसमें अगर भेदभाव कर रहे हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, इसमें अगर कोई भेदभाव कर रहा है तो आप जाकर केस ठोक दो, उसमें नहीं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा, ये ऐसा कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, तो इस पे छूट है कि भाई अगर आपके पास बीमारी है, आप एक लोग पे बीमारी, आप वहां बैठ के सबको बीमार कर दोगे, अच्छी बात है। तो इस पे गवर्नमेंट में आपको, इस बात पे गवर्नमेंट आप केस नहीं लेगी, आपको ऐसे भेज देगी कि जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। तो जात और धर्म के आधार पर जो छुआछूत होता है, एक हिसाब से उसको अपराध भी घोषित किया गया है। जात और धर्म के आधार की छुआछूत को 1955 में इस पे रूल बनाया गया था कि जो जात और धर्म के आधार पर छुआछूत का मामला करेगा उसको एक हिसाब से अपराध माना जाएगा, और इसको 1989 में एकदम से टाइट कर दिया गया कि अब इस पे जो करेगा उस पे एकदम सख्त कार्रवाई की जाएगी, अगर ऐसा कुछ हुआ तो एकदम सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ना तो ऐसा कोई एक हिसाब से कंप्लेंट लेके जाता है कानून के पास, और ना ऐसा कुछ होता है। जब समाज है जैसे सोशल है वो ऐसे चलता रहता है, सोशल इंडिया का जो सोशल है वो बहुत ही अलग है, हर स्टेट में, हर विलेज में, हर तरीके से, मतलब आप जहां जाओगे वहां अलग अलग माहौल है, अलग अलग सबका माहौल है, ठीक है। लास्ट है आर्टिकल 18 के बारे में। तो आर्टिकल 18 मतलब होता है उपाधियों का मतलब एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। एवोल्यूशन टाइटल्स मतलब होता है कि जैसे बहुत लोग होते हैं अपने आगे राजा महाराजा लगाते हैं, राजा विक्रमाजीत या राजा रणजीत सिंह राठौर या राय बहादुर सिंह, ऐसा कुछ लगाते नहीं। तो इनका मतलब है कि इस आर्टिकल का मतलब है कि अपने आप के आगे आप उपाधि नहीं लगा सकते, सर, नाइट, और क्या मैंने लिखा है, महाराजा, सर, नाइट, राय बहादुर या कुछ भी आप उपाधि नहीं ले सकते। उपाधि लेने से क्या होता है, उपाधि लेने से होता है कि एक जो कॉमन होते पर्सन के कॉमन होते हैं, इंडिया में सब लोग कॉमन है, लेकिन जो अपने आगे नाम के आगे उपाधि लगा देता है, टाइटल्स लगा देता है, उसकी जो लीजेंडरी है वो बढ़ जाती है, मतलब वो कॉमन से ऊपर उठ जाता है, अपने वो अलग हो जाता है, और दूसरे लोग को वो छोटा व्यतीत करने लगते, आप हमसे नीचे हो, हम इतने ऊपर, हमारा नाम इतना बड़ा, अखंड प्रताप सिंह, मैं बड़े और आपका नाम है अखंड तो आप छोटे, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो इसीलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया है, ठीक है। एक हिसाब से नेशन में जो अवार्ड मिलता है, मैं आपको ये बता दूं इंपॉर्टेंट है,
नेशन अवार्ड जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण या विभूषण या भारत रत्न, खेल रत्न कोई पुरस्कार मिल रहा है तो आप उसको रख सकते हो, बट आप उसको सरनेम के जैसे यूज नहीं कर सकते। सरनेम के जैसे यूज नहीं कर सकते, जैसे कि मान लो भी हमको भारत रत्न मिला है, मजाक कर रही हूँ, भारत रत्न मिला है तो मैं ऐसे नहीं लिख सकती भारत रत्न में हैशटैग सुपरविजन, भारत रत्न हैशटैग सुपरविजन, ऐसा कुछ नहीं। भारत रत्न आपको मिला है, आप उसको रख सकते हो, लेकिन आप अपने सरनेम के आगे नहीं लगा सकते हो कि भारत रत्न लगा के अपना सरनेम बुलाओ कि हमको भारत रत्न मिला है, आप उसको रख सकते हो। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन और रैंक में आपको जो टाइटल्स मिलता है उसको आप रख सकते हो। जैसे लोग जो डॉक्टरी पढ़ लेते हैं वो डॉक्टर लगाते हैं, डॉक्टर विजय सिंह कुछ भी डॉक्टर लगाते हैं। और जो एक हिसाब से रैंक जो आर्मी लोग होते हैं उनको रैंक मिलती है, जनरल ब्रिगेडियर राहुल प्रताप सिंह या जनरल ब्रिगेडियर अजय या कुछ भी दैट, तो वो जो उनकी रैंकिंग मिलती है वो अपने आप रख सकते हैं। क्योंकि देखो एजुकेशन में जो हमें पोस्ट मिलती है उसका मतलब ये नहीं हो रहा कि आप किसी इंसान को बढ़ावा दे रहे हो, उसका मतलब हो रहा कि जो इंसान ने ज्ञान अर्जित किया, ज्ञान नॉलेज लिया है, आप उसको बढ़ावा दे रहे हो कि हाँ ये इंसान जो सामने से आ रहा है ये डॉक्टर है, इसकी नॉलेज अच्छी है, ये अगर आपके सामने खड़ा हो तो अच्छा बताएगा, इसका मतलब उसको उसके ज्ञान को पहचान दिया जाता है कि हाँ ये अच्छा ज्ञान अर्जित कर चुका है इस फील्ड में। आर्मी लोग के आगे ब्रिगेडियर क्यों लगाया, क्योंकि उनको बताया जाता है हाँ ये अच्छे प्रोफेसर मतलब अच्छे क्वालिटी से बिलोंग करते हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया है, उनकी बहादुरी को बताया जाता है। जो एजुकेशन लगाते हैं उनके ज्ञान को बताया जाता है एक हिसाब से, इसीलिए आप एजुकेशन और जो रैंकिंग है उसको यूज कर सकते हैं। बट आप नेशनल अवार्ड और सोचो ऐसे कोई उपाधि लेकर टहलो तो बिना फालतू के, जैसे लोग आजकल टहलते हैं तो ऐसा कुछ आप लेकर नहीं टहल सकते। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारा 18 तक कंप्लीट हो गया। 18 फंडामेंटल राइट में 14 से 18 तक कौन सा राइट, देखो 6 तरीके से राइट है, 6 तरीके आपको राइट पता होगा। इसमें से आज हमने पहला पार्ट पढ़ा है 14 से 18 का राइट, इक्वलिटी ऑफ लॉ, समानता का अधिकार, समानता का इक्वलिटी फॉर लॉ, समानता का आधार हमने पढ़ा है, समानता का आधार, समानता का अधिकार 14, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 में आता है। अगर आपको इतना सारा पढ़ा है कैलकुलेशन आपको यही निकल के आएगा। देखो 14 में भी आपको समानता बताया जाता है, कानून को लेकर समानता बताया जाता है। 15 में आपको एक हिसाब से बताया जाता है कि आपको जन्म स्थान सबके हिसाब से समानता बताया जाता है। 16 में आपको जॉब के हिसाब से समानता बताया जाता है, कोई भी नौकरी निकलेगी उसमें आपको समानता मिलेगी। 17 में आपको आपके जात धर्म के हिसाब से समानता मिलेगी कि आपकी जात और धर्म किसी कास्ट के हिसाब से आप किसी पे भेदभाव नहीं कर सकते, सबको समान रख सकते हैं, समानता का अधिकार इसमें मिला है। इसमें भी आपको समानता का अधिकार मिला है कि अगर आप उपाधि लगा लोगे तो आप समान नहीं रह जाओगे, अनकॉमन होगा, अगर आप उपाधि नहीं लगाते तो आप कॉमन रहोगे, मतलब आप सबके साथ समान रहोगे। तो इसमें भी समानता का अधिकार मिला है। कुल मिला के अगर आप इसका कंक्लूजन निकालोगे तो ये जो 14 से 18 तक हमारा लॉ है, फर्स्ट लॉ समानता का अधिकार, उसमें एक हिसाब से समानता के बारे में बताया जाता है कि एक पर्सन को कैसे समान रखा जाए, कैसे कॉमन बना के रखा जाए, सबको एक जैसे कैसे बना के रखा जाए। तो ये हमारा फर्स्ट आज का पॉइंट था, समानता का अधिकार 14 से 18। और 12 का 12 में वो परिभाषा दी गई है मौलिक अधिकार का, 13 में डेरोगेशन बताया गया, अल्पीकरण बताया गया, वो अलग की बात है। ये 14 से 18 तक आप देखो तो आपको इक्वलिटी फॉर लॉ ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन था और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और मैंने अच्छे से पढ़ाया। आई गिव माई बेस्ट। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा देन लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू एंड नेवर स्टॉप लर्निंग।